जब भी कोई गलत चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो कॉमन लगने लग जाती है, जैसे दहेज प्रथा। नमस्कार, नेशनल खबर का हाई वोल्टेज प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज देश में 90% लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी में दहेज लिया जाता है, लेकिन दहेज मांगते वक्त इनकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं होती, क्योंकि अब ये इनकी आदत में आ गया है। और जब चीजें आदत में आ जाती हैं तो वो नॉर्मल लगने लग जाती हैं। कितनी खराब प्रथा है जिसमें बेटी भी जाएगी और पैसा भी लेकर जाएगी। जब किसी घर में बेटी पैदा होती है और वो 5 साल की होती है तो उसका पिता उसको पढ़ाने से ज्यादा उसके दहेज के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देता है। जरा सोचिए ऐसे लोगों का जो अपने लड़कों को पढ़ा लिखाकर बड़ा करने में भिखारी बन जाते हैं और जिन्हें दहेज की जरूरत महसूस होने लग जाती है। तो फिर उस पिता का क्या जिसने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया है, उसकी स्थिति भी तो ज्यादा अच्छी नहीं होगी। मेरा बस इतना कहना है कि अगर आपसे कोई दहेज मांगे तो उसे सिर्फ भीख दीजिए, बेटी नहीं। और आज इस शो के बाद हर बेटी ये प्रण ले कि वो वहां शादी नहीं करेगी जहां दहेज मांगा जाता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। पहली है प्रियंका जी, जो कि पेशे से वकील हैं और महिलाओं का पक्ष रखेंगी। दूसरी हमारी जो खास मेहमान हैं वो हैं बरखा जी, जो कि पुरुष आयोग नाम का एनजीओ चलाती हैं और जो पुरुषों का पक्ष रखेंगी। तो आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल, जो मेरा पहला सवाल है वो आप दोनों से है, जिसका जवाब मैं बारी बारी से लेना चाहूंगी। कि दहेज प्रथा गलत है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले प्रियंका जी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, उसके बाद इसी सवाल के साथ बरखा जी मैं आपके पास आऊंगी। जी, ये एक देखिए, दहेज प्रथा हमारे समाज का एक सोशल इवल है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरी चीज, एवरी आवर वन वुमन इज बर्न्ड और डाइज इन इंडिया बिकॉज ऑफ डाउरी। ये भी स्टैटिस्टिक्स है एनसीआरबी की। तो ये 2 स्पष्ट बातें हैं। अब क्या है कि बिटवीन अ डाउरी केस जो 498 है ए है एंड बिटवीन अ डाउरी डेथ जो 340 बी है, उसको कवर करने के लिए कुछ सेफगार्ड्स थे पहले हमारे लॉ में। आज भी है बट थोड़े लंबे हो गए हैं और इलैबोरेट हो गए, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गए। तो ये एक सोशल इवन है। अब जो बात बार बार उठती है 498 ए के मिसयूज की, मुझे पता आप इस पे आएंगी क्योंकि कौन एग्जैक्टली तो मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि किसको ब्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है 498 ये मिसयूज कौन करता है। अब क्या होता है कि 498 का ऑब्जेक्टिव था इंटीरियर्स में, तो वो अभी तक पहुंचा नहीं पूरी तरह से, अब जाके पहुंचने लगा था ठीक से। 1997 का केस अगर जाके 2017 में, अभी पीछे अगर 2021 में आ रहा है, 28 में 2021 को जो जजमेंट आया वो 1995-1996 का एक केस है। तो जब सुप्रीम कोर्ट आते आते इतना समय लगता है एक केस को, और लॉ उस टाइम में बना होता है, तो उतना ही टाइम लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे तक जाने में, लॉ को नीचे तक पहुंचने में। तो क्या होता है कि जिसके लिए ये एक्चुअली 498 बना था उन तक तो पहुंचा ही नहीं ठीक से, और बहुत समय बाद पहुंचा। और क्या हुआ, ये यूज कौन कर रहा है? ये यूज वो लोग कर रहे हैं जो अपने हनीमून के लिए अब्रॉड ही गए थे। अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ लिटरेरी क्लास जिनको अपने राइट्स पता है। अब उसमें मिसयूज भी देना गलत होगा, इट इज एक्चुअली मिसलीडिंग। अब इसमें बड़ी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, फलाना ठिकाना, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है, और छोटे छोटे पेटी इश्यूज भी उसको क्या करते हैं 498 ए में डाल देते हैं। अब क्योंकि ऐसा हो रहा है 498 में पेटी इश्यूज आ जाते हैं, तो ये डाइल्यूट करा जा रहा है बार बार, और जो एक्चुअली क्लास है जिसको इसकी जरूरत है वहां तक तो ये पहुंच जाए। और तो मेरा एक चीज लास्ट वन पॉइंट, कि यही जो क्लास है जो अपने हनीमून के लिए अब्रॉड गई थी, जब ये अपने घर में बहू लाते हैं तो खूब सारे गिफ्ट्स लेते हैं, और जब ये अपनी बेटी देते हैं तो खूब सारे गिफ्ट्स देते हैं। दहेज नहीं चल रहा होता इस क्लास में, मिसयूज भी यहीं तक सीमित। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि दहेज प्रथा कानून में लेना और देना दोनों होता है, और कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि लेन और देन दोनों को गुनहगार माना जाएगा।
अग्री में जब अब केस लेकर जाती है, मतलब कोई लड़की पक्ष जाती है कि दहेज, ये दहेज हत्या का मामला है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लड़की पक्ष की भी तो गलती होती है कि उन्होंने दहेज दिया है ना, तो दहेज देना भी तो गुनाह है ना मैम। तो हमारे समाज की एक सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा। लड़की इज नॉट द फर्स्ट सिटीजन इन दिस कंट्री। बेटे की प्रेफरेंस रहती है। आज की डेट में भी आप नीचे चले जाएं, लड़कियां आगे बढ़ी हैं, डेफिनेटली फाइनेंशियली भी बढ़ी हैं, पढ़ाई में भी बढ़ी हैं, बट अभी भी देयर इज अ लॉन्ग गैप टू कवर। अभी भी हमारे देश में हर 1 मिनट में एक रेप होता है और हर 1 घंटे में एक डाउरी डेथ होती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है जिसको हम नकारा नहीं कर सकते। अब आप जो बात कर रहे हैं उस पर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत सारी हैं। अब नीचे अगर लड़की दहेज में स्कूटर नहीं लेके जाएगी तो आगे शादी नहीं होगी। हमने तो कह दिया यहाँ बैठे हुए कि क्यों दिया, वो भी कभी भी आप याद रखिए कि जो पिछड़ा एक सेकंड क्लास सिटीजन है ना, उसको हम और विक्टिमाइज नहीं, उसको हम और ब्लेम नहीं कर सकते। हमें एक इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए उसको सबसे पहले प्रोटेक्शन देनी होगी और उसको इक्वालिटी का स्तर पे लाना पड़ेगा, तब हम जाके इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। आपको पता ही होगा छोटी जगह में कहाँ शादी होगी अगर एक बाली नहीं दी या एक स्कूटर नहीं दिया या एक भैंस नहीं दी, ये तो चलता ही है। आपको लेकिन पता कहीं ना कहीं बढ़ावा तो हम ही देते हैं ना, देकर मैम। अच्छा ठीक है मैम, इसी के साथ मैं बरखा जी के पास आना चाहूंगी और इसी पर मैं बरखा जी की राय लेना चाहूंगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहला तो सवाल आपने ये पूछा था कि क्या ये कुरीति है, तो मैं ये कहूंगी कि सचमुच ये आज की डेट में 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, फिर भी दहेज प्रथा एक कुरीति है। लेकिन मैं यहाँ पे यही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, दहेज देना उससे बड़ा गुनाह है दहेज लेने से, क्योंकि आप अपनी बेटी को बेच रहे हो और उस बेटी को अगर आपने पढ़ाया लिखाया है तो उसे आपको बेचने की जरूरत नहीं है। उससे ये डिसीजन उसे खुद लेने दीजिए कि वो किस परिवार में शादी करेगी, लव मैरिज करेगी या अरेंज मैरिज करेगी या सिंगल रहेगी, वो शादी नहीं करना चाहती, इसका डिसीजन उसके ऊपर होना चाहिए। तो आपको एजुकेशन को एम्पावर करना चाहिए लड़की को, न कि दहेज देके उसे घर से बाहर धक्का दीजिए। इसमें मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जहां इस देश में आज भी कहा जाता है कि जी बेटा बेटी बराबर, तो अगर बेटी बराबर है तो उसे क्यों दहेज देके घर से बाहर निकालना। आप उसकी पढ़ाई पे खर्चा करिए, आप उसको सशक्त बनाने में उसको बहुत क्वालिफाई कर सकते हैं। आप उसे अन्य बहुत सारे आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज आए हुए हैं जिससे कि आप उसको स्टैंड कर सकते हैं। आप उसको आत्मनिर्भर बनाइए। आप उसके ऊपर जितना भी फोकस कर रहे हैं उसका फोकस आत्मनिर्भरता पे होना चाहिए। वो इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि वो एक शादी के बाद भी उस शादी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाए, इतनी मैच्योर हो, ना कि आपको जा करके वहां पे पुरुष के साथ, जिस पुरुष के साथ वो शादी करे वहां जा करके उसके ऊपर बोझ बन जाए। और जब बोझ बन जाए तो फिर वहां रोज लड़ाई दंगे होते हैं। जब लड़ाई दंगे होते हैं तब महिला के पास एक होता है शस्त्र, वो ये कहती है कि इन्होंने मुझे मारा पीटा, इन्होंने मुझे, हर एफआईआर जो होती है कॉपी पेस्ट होती है। रात के 12 बजे बिना कपड़े के निकाल दिया घर से बाहर, हर कॉपी आप पूरी जो भी एफआईआर उठा के देख लीजिए, 498 का केस डला होगा। दहेज हत्या में देखेंगे आप सारे केसेस, जितने भी डाउरी डेथ होगी सब दहेज हत्या के नाम पर पुरुषों की पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाता है। 2 महीने के बच्चे को यहां तक जेल में डाल दिया जाता है, 90 साल के बुजुर्गों को जेल में डाल दिया जाता है कि इन्होंने मेरे साथ प्रताड़ना करी। अब सोचिए 2 महीने का बच्चा या घर में रहने वाला कुत्ता, उसके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है। कुत्ते के ऊपर, कुत्ते ने कैसे प्रताड़ना करी है कोई मुझे बताएगा? 2 महीने का बच्चा जो खुद से हाथ पैर नहीं हिला सकता वो प्रताड़ना कैसे करेगा? एफआईआर में उसका भी नाम होता है, एफआईआर में चाचा जी का नाम, बहनों का नाम, जो कनाडा में बैठी हैं, जो यूएसए में बैठी हैं, उनका नाम होता है। ये सब एक टूल है, टूल टू हैरेस मेन। और जो 498 कहिए या ये जितने भी डाउरी के जो मिसयूज हो रहा है, इसके 98% जो है वो कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सारे केसेस झूठे हैं, 98%। आप गांव देहात में की बात कर रहे हैं, अगर मुझसे कोई गांव देहात की बात करे तो मैं अभी आपको हाल का ही केस बताती हूँ, 2-4 दिन पहले की ही बात है। एक महिला का पुरुष के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अनबन रहती थी, उसने उस पुरुष को मार डाला और
सेप्टिक टैंक में फेंक डाला अपने देवर के साथ मिल करके, क्योंकि उसका रासलीला चल रही थी देवर के साथ। अब वो पुरुष ने जब देख लिया तो वो कन्फ्रंट करता है, तो उसने उसका मर्डर करके उसको टैंक में फिकवा दिया दोनों ने मिल करके। और पुलिस और जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, उन्हें ये बोल दिया कि ये तो बाहर गए हुए हैं काम पे, काम ढूंढने गए हुए हैं, काम करने गए हुए, और बच्चों, उनके 2 बच्चे भी थे उस महिला के। उसने बच्चों को ये डरकाया धमकाया कि जैसे बाप को मार डाला ऐसे तुम दोनों को भी मार डालूंगी अगर किसी ने जबान खोली। आखिर तफ्तीश हुई, कुछ नहीं सामने आया। अब 5 सालों बाद उसी महिला ने देवर की हत्या करके, क्योंकि देवर पैसे मांग रहा था, देवर ने कुछ कहा कि राज खोल दूंगा, ऐसी कुछ अनबन हुई। अब उस महिला ने 5 साल के भीतर देवर को भी मार के दूर कहीं फेंक दिया। जब इस बार भी हत्या हुई तो पुलिस को शक पड़ा और पुलिस ने ये तफ्तीश करने की कोशिश करी। जब महिला से जवाब सवाल किया गया और उसको साफ साफ ये बताया गया कि तुम्हारे बच्चों ने सच बता दिया है, तब वो टूट गई और उसने सच्चाई बता दी कि ये पहला नहीं है, मैं तो अपने हस्बैंड को भी मार चुकी हूँ। ये डबल मिस्ट्री है मर्डर की। अब ये गुत्थी सुलझी है। अरे ऐसे अनगिनत केसेस है, ये तो 2-3 दिन पहले का था तो मैंने आपको बता दिया। गांव भर के लोग भी मुझे अप्रोच करते हैं, अनगिनत केसेस है। 98% मिस यूज ऑफ 498A में बार बोलूंगी, ये रिडंडेंट लॉ है, ये वेरी रिडंडेंट। एक मिनट प्रियंका जी का जवाब कंप्लीट यार। जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज इंटरफेयर नहीं चाहिए मुझे। प्लीज इट इज अ 498 इज अ वेरी रिडंडेंट लॉ। ये इतना ज्यादा अब्यूज्ड लॉ है, इतना ज्यादा अब्यूज लॉ है। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से इस बहस को करने गई थी कि सर आप ये बताइए, ये इतना मिसयूज हो रहा है। लॉ मिनिस्टर साहब, आप इस देश के लॉ मिनिस्टर है, आप कुछ करते क्यों नहीं, बदलाव लाते क्यों नहीं इस बारे में? तब उन्होंने मुझसे ये बात कही कि मैडम एक बताइए बात, कौन सा लॉ मिसयूज नहीं होता? तो ये भी हो गया तो कौन सी आफत आ गई? आपको इतनी परेशानी किस बात की है? मैंने कहा सर आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए, आप लॉ मिनिस्टर हैं। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि कौन सा लॉ नहीं मिसयूज होता, तो ये बताइए ना कि कौन सा ऐसा लॉ है जिसमें सारे घर के पुरुष महिला जो भी सदस्य हैं, माता पिता बुजुर्ग, चाचा चाची, मामा मामी, बहनों के हस्बैंड, जो अनब्याही बहनें हैं, जो कुंवारी बहनें हैं, उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। कुंवारी बहनों की शादी नहीं होती सिर्फ इस वजह से। आप बताइए क्या पूरी फैमिली को जेलों में ठूस दिया जाएगा? पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया जाएगा? पूरी फैमिली का विघटन हो जाएगा क्या? ऐसा लॉ बनाएंगे क्या? क्यों नहीं इसे अमेंड कर रहे? क्यों नहीं इसे स्क्रैप कर रहे? ऐसे लॉ को स्क्रैप कर देना चाहिए जो फैमिलीज को तबाह कर रहा है। सिंपली वन वर्ड, डिस्ट्रॉइंग द होल फैमिली सिस्टम इन इंडिया। आप बोलिए। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है मैम। आप पहले जो अभी पिछले दिनों एक केस आया था उसमें, लेकिन उसमें दहेज का मामला जो था वो साबित हो गया। सिर्फ जो पति के परिवार वालों को बेवजह फंसाया जा रहा था, बस इसी को झूठा साबित किया है। लेकिन दहेज की वजह से खुदकुशी हुई है, ये बात राइट है। बाकी मैं प्रियंका जी के पास आना चाहूंगी। प्रियंका जी आप बोलिए, क्या कहना था आपको? जी पहले तो बरखा जी ने जो एग्जाम्पल दिया वो बिल्कुल ही गलत एग्जाम्पल था। गलत इसलिए था क्योंकि वो एक मर्डर केस था, ना कि डाउरी केस। उसमें लॉ दोनों के लिए बराबर है, मेल हो फीमेल हो। आई डोंट नो व्हाई दैट एग्जाम्पल वाज गिवन। सेकेंडली, जहां तक उन्होंने बताया कि फॉरेन में जो रिलेटिव्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, ऐसे हुए हैं केसेस, नो डिनाइंग दैट। बट लाइक आई टोल्ड यू पहले भी, ये बड़ा ही छोटा तबका है जो ये कर पाता है, और ये वही स्मॉल लिटरेरी क्लास है जिनको ये राइट्स पता है, जो मिसगाइड मिसलेड मैम आजकल तो जिसको 98% चली जाती है थाने में। 98%। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, 98% है आंकड़ा। गलत बोल रही है, हवा में बोल रही है स्टैटिस्टिक्स। नहीं, हवा में नहीं बोल रही, हवा में नहीं बोल रही। 498 कुछ और कहता है। 498 का डाटा यही कहता है। मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया। अब आप मेरे एक एक करके बोलिए प्लीज। एक जी 98% ऐसा कोई डाटा नहीं है, ये नया हवा में डाटा आया है, ये मेरे को नहीं पता क्या है। लेकिन एक बात तो हकीकत है ना कि आज चाहे अनपढ़ भी लड़की हो, उसके वो भी अगर कोई भी केस होता है ससुराल में तो तुरंत उठा के उसके घर वाले जो उसके मायके वाले हैं चल देते हैं थाने में। 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। थोड़ा एक मिसकंसेप्शन है, इसको थोड़ा दूर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 498 केस जब एक बार कर दिया तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ना FIR आसानी से होती है और ना अरेस्ट आसानी से होता है। दिल्ली का सिस्टम क्या है? दिल्ली में पहले केस जाएगा क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में, बरखा जी को भी पता है।
वहां जाएगा, उसके बाद मीडिएशन होगी, बहुत लंबी मीडिएशन चलेगी, मीडिएशन फेल होगी तो एफआईआर होगी, और वो भी एफआईआर विदाउट अरेस्ट ही होती है मोस्टली। पहली चीज ये, तो ये लॉ काफी डाइल्यूट कर दिया जा चुका है। मुझे एक्चुअली लगता है कि 498A से लेकर जो डाउरी डेथ के बीच का सफर है, उसमें विक्टिम बहुत अनप्रोटेक्टेड है। अब मैं आपको एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की बुलंदशहर की किसी तरह बचते बचाते पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है कि मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे मारा पीटा जा रहा है डाउरी के लिए, मुझे बचा लीजिए। अब पुलिस के पास 2 हफ्ते का टाइम तो है ही, 2 हफ्ते का टाइम तो है ही इंक्वायरी करने के लिए। अरेस्ट तो करेगी नहीं, क्योंकि अरेस्ट का अगर कर सकती है, पर जिस तरह से कम्युनिकेट होता है ना, नो ऑटोमेटिक अरेस्ट, जब कोर्ट बोल देता है, फिर मीडिया बोलती है नो ऑटोमेटिक अरेस्ट, नो ऑटोमेटिक अरेस्ट, तो नीचे कम्युनिकेटर से होता है कि अरेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब ये जो पीरियड है 498A से लेकर डाउरी डेथ का, इसमें प्रोटेक्शन कहाँ है वुमन के पास? वो अगर पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस एफआईआर नहीं करती, करनी चाहिए उसको, पर नहीं करती, तो वो कहाँ जाएगी? यूपी में बुलंदशहर में उसके माँ बाप उसको घर से निकाल देंगे, उसके इनलॉज अगर वापस ले लेंगे तो उसको जला पीट देंगे। क्यों? ये आप समझे, बड़ा ही ऐसे ही थोड़ी हर 1 घंटे में एक डाउरी डेथ हो रही है, इस लॉ के बावजूद भी हो रही थी ना, तो कैसे मिसयूज हुआ? यूज ही नहीं हुआ, मेरा कहना है, ठीक से यूज ही नहीं हुआ। एक चीज, दूसरी चीज आप देखें, बड़ी रिसेंटली एक केस आया था, 2019 की बात है, अगर आपके पास वीडियो हो तो जरूर चलाइएगा। मद्रास हाई कोर्ट के अलेजिडली, मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, अलेजिडली उनका बेटा साथ में है, अलेजिडली उनकी वाइफ साथ में है, अलेजिडली उनका हाउस हेल्प साथ में है, जो अपनी बहू को अंधाधुंध पीट रहा है, इधर उधर हाथ लगा रहा है, वीडियो में भी साफ दिख रहा है, और उसकी एफआईआर बड़ी मेहनत से हुई, आज तक उसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो अरेस्ट इज नॉट इजी। आप पहले एफआईआर करा के दिखाइए प्रैक्टिकली मुझे। जो बरखा जी बता रही है, बहुत यूटोपियन और आइडियलिस्टिक वर्ल्ड बता रही है कि सब बराबर हो और तब एक, तो हम बहुत, आई विश वैसा हो, पर हम उस सच्चाई से कोसों दूर है, वन हैज टू एडमिट इट। बरखा जी, आप कुछ कहना चाहिए इस बारे में? सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूंगी आपको कि मैं ग्राउंड में करती हूँ काम, और मुझे अनगिनत माओं के और बहनों के फोन आते हैं जहां की एक छोटी सी अनबन होती है, इतनी छोटी कि ये सब्जी में नमक ज्यादा है, इसको थोड़ा ठीक कर लो बेटा, या कुछ बना लो बेटा, काफी देर हो गई है, सुबह के 11 बज गए हैं, नाश्ता नहीं बना है, बेटा घर से बाहर चला जाएगा तब नाश्ता मिलेगा क्या, कुछ कर लो, थोड़ा सो के उठ जाओ जल्दी, थोड़ा तो उठ जाया करो। इतनी छोटी सी भी बात अगर सास ने या ससुर ने कह दी या पति ने भी कह दी, यहां से झगड़ा छोटी सी बात पे स्टार्ट होता है और जाता कहाँ है, खत्म कहाँ होता है? और रुको बढ़िया, तेरे को जेल में अंदर करवाया ना, ये टट अपनी बंद कर दे, बोला मत कर ज्यादा। और हस्बैंड को कमरे में लेके गई कि इन दोनों को जरा घर से बाहर निकाल दो, अगर तुमको समझ आ रही है ना, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर इतने केसेस डालूंगी ना, इतने केसेस, जेल में चक्की पिसवाऊंगी तुम्हें। और बताती हूँ तेरे को, रात को घर मत आ जाइयो, खाना मैं नहीं दूंगी और सेक्स भी नहीं होगा मेरे पास, नहीं, मैं किसी भी तरीके से तेरे साथ सेक्स नहीं करूंगी जब तक इन दोनों को ओल्ड एज होम नहीं निकाल के फेंक के आता। इन दोनों को आज क्या, जिनको बाहर निकाल, मैं नहीं रहने वाली यहाँ पे। ऐसी कंडीशंस है मैडम, मेरे को बोलने में भी शर्म आती है। मेरी हर घर में हो रहा है, हर घर में की कहानी है, और बुजुर्ग बेचारे सिसकियां भर भर के रो रहे हैं। इस देश में जो लोग कहते हैं सीनियर सिटीजन की सुनवाई होनी चाहिए, वो हमारे धरोहर है। अरे जाके तो देखो सीनियर सिटीजन का तुमने कितना बुरा हाल कर रखा है, ना तो वो बोलने जोगे हैं ना वो चुप रहने जोगे हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो चुप बैठे हैं घरों में, वो बोले भी तो किसको बोले, सुनवाई कहाँ होती है? अगर महिला को, जो एक डॉटर इन लॉ है, वो धमकाती है, तो एक सास कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं कर सकती, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। अब तो कानून में आ गया ना मैम, आप फिर गलत, झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। एक सास की कहीं सुनवाई नहीं है। अब तो हो सकती है, अब तो हो सकती है, अब तो नहीं हो सकती। यही आपको भेजू उन सासों के, आपको भेजू उनकी रिपोर्टें, आपको भेजू। रेटोरिक नहीं, रेटोरिक बंद कीजिए बरखा जी। बरखा जी खाली आप मेरे पास अनगिनत केसेस हैं जहाँ पे मदर इन लॉ को इंडिविजुअल केसेस पे मत आइए, इंडिविजुअल केसेस नैरो व्यू
वैल्यू है। और बताती हूँ, ये दहेज प्रताड़ना का केस कब आता है? जब नई नई शादी हुई होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। अब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो दहेज प्रताड़ना का केस आ जाएगा। दूसरी तरफ पहले बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर जो चल रहा होता है, हस्बैंड के साथ शादी कर दी जाती है, अब बॉयफ्रेंड वाला जो चक्कर है वो फिर से चल रहा है। उसमें क्या होता है कि बॉयफ्रेंड की एंट्री होती रहती है रोज रोज, हस्बैंड को पता चल जाता है जिस दिन वो confront देखिए, करता है, मर्यादा बनाए रखिए मैडम। मैं आपको सच्चाई, इसमें मर्यादा वाली क्या बात है भाई? सच्चाई ठीक है, लेकिन ऐसे किसी पर उंगली उठाना, ठीक है, मान लिया कि ऐसे मैंने किसी का नाम मैंने किसी का नाम लिया, मैंने ये बोला कि हस्बैंड होते ही लेकिन मैम आप जरा कन्फ्रंट करता है, तब ऐसे केसेस आते हैं कि दहेज प्रताड़ना डाल देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल देंगे, अननेचुरल सेक्स डाल देंगे, रेप डाल देंगे, अननेचुरल सेक्स भी आप देवर के ऊपर डाल देंगे, देवर के ऊपर एक मिनट, देवर के ऊपर डाल देंगे, दहेज प्रताड़ना के केस में देवर को रेप केस में फंसा देंगे। ये वकील सिखाते हैं कि 6 का पैकेज डालो मैडम, एक दहेज प्रताड़ना डालने से कुछ नहीं बातें चल रही है। 6 का पैकेज डालिए, क्योंकि ये करोड़ों की इंडस्ट्री है, 498 करोड़ों की इंडस्ट्री है, जहां पे हर बंदे का कट है। पुलिस, जज, हर बंदे का कट है। ठोक बजा के कहती हूँ, वकीलों के कट है, कट है, जज के कट है, पुलिस वालों के कट है, सबके कट है। करोड़ों की इंडस्ट्री है, 498 इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, मान लिया 90% लोग इसका मिसयूज करते हैं, और ये पहले केस आ भी चुका है। मैंने आपको बताया था प्रियंका मैम, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो केस आया था उसमें पति के परिवार वालों को बेवजह फंसाया गया था, और हैरानी की बात यह है कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों से केस साबित हो गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर केस नहीं जाता तो वो लोग गुनहगार साबित हो जाते। जाता ही जाता। पहली चीज, ऐसा नहीं जाता, जो कन्विक्ट होता है वो एक्सरसाइज करता है अपनी सारी ऑप्शन। पहली चीज, आई एम अगेन सेइंग, आई एम नॉट डिनाइंग इट कि मिसयूज होता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। और मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत महिलाएं मिसगाइड, अभी भी आप देखेंगे मिसयूज कितना आया, 10% आया है ना। अब आप ये भी देखिए एक और स्टैटिस्टिक्स की, रेप में 15% कन्विक्शन होता है खाली, सॉरी 28% कन्विक्शन होता है खाली। उसका मतलब ये तो नहीं है ना बाकी रेप हुए ही नहीं, उसका मतलब ये नहीं। अब इसमें क्या बहुत कुछ होता है केस में, रेप के सभी मामले मैम प्रियंका मैम को बोलने दीजिए, बारी-बारी बोलिए, बारी-बारी। जी बिल्कुल। दूसरी चीज क्या होती है, देखिए आप मेरा थॉट प्रोसेस तोड़ देती है, जैसे बरखा जी बीच में बोल के मैं नहीं बोल रही थी तो जी। एक रेप में इतनी कम कन्विक्शन है डज नॉट मीन कि रेप नहीं हो रहा है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये वाले मैटर भी ना सारे कन्विक्शन में रिजल्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई भी लेडी अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, वो पहले अपना घर बचा के रखना चाहती है, बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल थक हार के पक्के फाइनली जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाती है। उसके बाद भी उसकी मंशा ये रहती है कि केस मेरा घर बना रहा है, मैं आपको बता रही हूँ मेरा घर बना रहा है। उस चक्कर में क्या होता है कि केस चलते 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 बीच में, जबकि ये ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है, फिर भी कंपाउंडिंग अलाउड है, फिर भी सेटलमेंट अलाउड है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज अलाउड है, क्योंकि हमारे देश में मैरिज इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसे बाहर होती है। हमारे यहाँ पर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है, तो उसको बचाना पे फोकस ज्यादा रहता है, कोर्ट का, फैमिलीज का, हस्बैंड का, वाइफ का। ये जो आप मुद्दे सुन रहे हैं बीच में इक्का दुक्का, और मैं बरखा जी की सारी बातों को सिरे से खारिज करती हूँ, बिना सर पैर की बातें थी, एक भी कुछ इक्का दुक्का एग्जाम्पल होते। इन्होंने बहुत गलत कहा जजेस के लिए, बहुत गलत कहा लॉयर्स के लिए, ये एक एग्जाम्पल उठाती है, ये सबको अप्लाई कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली ऐसा ही किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे रिसेंटली किया था, क्योंकि अब देखिए 498 है जो कंप्लेन कर रही है, और जहां तक डाउरी डेथ का सफर है उसको लूप होल छोड़ दिया। उसमें अब पुलिस की इंक्वायरी होगी 2 हफ्ते, पुलिस उसके बाद बताएगी, मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट फिर देखेगा एड्रेस होना कि नहीं होना। आपको लगता है यूपी में जहां पे लड़कियां जला के मार दी जाती है, वहां पे 2 हफ्ते में क्या होगा, कहाँ जाएगी वो लड़की? तो ये बहुत ही बड़ा लूप होल है। वापस इसको क्यूरेट कैसे करना होगा? Only this मुद्दा should go to the parliament. See, judges का क्या होता है, they come with their own experience. एक जज है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनके आगे एक केस आया, वो अपने एक्सपीरियंस से उस पर जजमेंट देते हैं, ठीक है ना।
अब क्या होता है, पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास लगातार कंप्लेंट्स जाती है, उनका जनता के साथ लगातार कांटेक्ट रहता है, उसमें एनजीओ से कंसल्टेशन होती है, जॉइंट कमेटी की कंसल्टेशन होती है, और फिर जाके कोई लॉ बनता है। 498 भी ऐसे तो आया नहीं था, बरखा जी एक सेकंड, 498 भी ऐसे तो आया नहीं था। पहले 70s में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुहिम चली थी, वो 80s में जाके परिपक्व हुई, 83 में जाके 498 आया था। तो ऐसे ही नहीं हवा में आ गया था, और ऐसे ही अब बट हाँ डाइल्यूट हो गया है, और ऐसी बरखा जी जैसी आवाजों को और थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखनी पड़ेंगी, अच्छे से समझना पड़ेगा, इंडिविजुअल केसेस के रेफरेंसेस, वो भी मर्डर का बीच में डाल के, ये सब रेटोरिक है। दिस इज हार्मफुल टू वुमेन, दिस शुड बी स्टॉप्ड। वो जो मर्डर वाला केस बताया आपने, दोबारा से रिपीट कर दिया, तो मैं उसमें आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि वो वहीं से शुरू हुआ था, दहेज से शुरू हुआ था, और उसके बाद जब दहेज से शुरू हुआ था, और जब देवर के साथ पकड़ा गया, जब देवर के साथ पकड़ी गई तो कन्फ्रंट किया था हस्बैंड ने, तब उसे मारा गया था। खैर उसको भी अभी छोड़िए, अभी आपको मेन मुद्दा बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या बहुत बातें कर रही हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि इट इज लीगल टेररिज्म। आप शायद ये बात तो जानती होंगी, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि ये लीगल टेररिज्म है। और 498 इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 98% ऑफ द 498 फाउंड फॉल्स केसेस हैं ये सारे के सारे, और टाइम आ गया है इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। और अगर हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड है पार्लियामेंटेरियन से, लॉ मेकर से, कि इसे स्क्रैप कर दिया जाए, इसे खारिज कर दिया जाए। अगर हम फैमिली को बचाना चाहते हैं, अगर हम फैमिली सिस्टम को आज अपने साथ रखना चाहते हैं, जिसके लिए हम माने जाते थे, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, इसीलिए क्योंकि हमारे फैमिलीज में एक बहुत अच्छा सा एक समन्वय था, हम इकट्ठे रहते थे। आज के डेट में ये सब कुछ हमने फैमिली सिस्टम खत्म कर दिया है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, और झूठे आरोप में सासे माओ का जो तिहाड़ जेल है वो बैरक भरा हुआ है सासों से और बहनों से। पूछिए उनसे जाकर के कि कितना बुरा हाल है उनका। एक पूरा एक बैरक है तिहाड़ जेल में। कभी उनके बारे में भी सोचिए कि क्या वो महिला नहीं है? एक सेकंड, प्रियंका जी, डॉटर इन लॉ महिला होती है क्या? सिर्फ बहू एक महिला होती है? CAW सेल में क्या सिर्फ बहू की सुनवाई होनी चाहिए? माँ की कोई सुनवाई नहीं होती? माएँ चीखती पुकारती रहती है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। छोटा सा भी झगड़ा हो, धमकी ऐसे मिलती है कि तुम्हारे को दहेज प्रताड़ना के केस में अंदर करवा दूंगी, खुलेआम कहा जाता है। तो दहेज स्टार्ट भी किसने किया है? बरखा मैम, दहेज स्टार्ट भी किसने किया है? लड़का लड़की दोनों की गलती है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों की गलती है, दोनों ने दहेज स्टार्ट किया है। और लड़के पक्ष जो बोलते हैं कि बहुएं लड़ रही है, समझदार नहीं मिली, बहुएं आरोप लगा रही है, तो समझदार बहुएं आपने मांगी कहाँ थी? आपने तो दहेज मांगा था, तो खाइए फिर उसे। फिर तो ये सवाल करने का जवाब ही, सवाल करने का उत्तर ही नहीं है ना ये। बिल्कुल, दहेज दहेज लेना और दहेज मांगना दोनों बहुत बड़े गुनाह हैं। लेकिन फिर वही वापस आऊंगी, कहूंगी कि दहेज जो ले रहा है उससे बड़ा गुनाहगार तो जो दे रहा है, देने वाला ज्यादा बड़ा गुनाहगार है। इसे रोक देना चाहिए। लेकिन आप अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं बड़े बैंक बैलेंस वाले से, जो आपको अब्रॉड घुमाने लेके जाए। कमरे कितने हैं, AC कितने हैं, आपके घर में ज्वेलरी कितनी चढ़ेगी, आप क्या सुख सुविधा देंगे मेरी बेटी को? अगर आप ये चीजें देखेंगे तो आप यही सब सुनेंगे, यही सब होता रहेगा। इसे बंद करना होगा। आप बड़े बड़े IAS ऑफिसर क्यों ढूंढते हैं? आपने कभी सुना है किसी लड़की को गरीब लड़के के साथ शादी करते हुए? आपके पास हजारों लाखों लड़के होंगे गरीब लड़कियों के साथ शादी करने वाले, लेकिन वो लड़कियां कहाँ हैं जो कहें कि हम गरीब लड़के के साथ शादी करेंगे? हम दोनों आपस में पैसे कमाएंगे, हम पैसे इकट्ठे कमाएंगे और फिर उसे स्पेंड करेंगे। ऐसे ऐसे आपको ना के बराबर केसेस मिलेंगे। एम्पावर करिए लड़की को, लड़की और लड़के दोनों को बराबरी की बात समझाइए। एम्पावर करिए एजुकेशन से, एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, एम्पावर करिए लड़की को, हर लड़की को एम्पावर करिए। प्रियंका मैम, 2 शब्द मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, टाइम हो गया है। तो प्रियंका मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी?
आई एब्सोल्युटली अग्री विद बरखा जी की अगर किसी को हमें अपलिफ्ट करना है तो एजुकेशन इज द ओनली टूल, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू इट। ये बिल्कुल सही है। बरखा जी की दूसरी बात एकदम गलत है कि जो महिलाएं हैं वो कहाँ, बाकी महिलाएं भी हैं, सास है एक्सेट्रा हैं, उनके लिए उनकी कहाँ सुनवाई है। देयर इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नाउ, हम सबको पता है, उसमें उनकी पूरी की पूरी सुनवाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी बात मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगी कि एट आई डू वॉन्ट एट सम पॉइंट कि एक इक्वालिटी हो और मेंस कमीशन भी है, जो बरखा जी की डिमांड है, बट वो अभी 100 साल दूर है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है एजुकेशन, लाइक इन्होंने कहा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में, जैसे वो, मैं फिर से बोलूंगी, जस्टिस नूटी रामारोहन राव जी जो मद्रास हाईकोर्ट के जज रहे हैं, अलेजिडली उन्होंने जो थ्रैशिंग की है उसमें बहुत स्पष्ट दिख रहा है, इतने बड़े घर से होकर डाउरी के लिए इतना प्रताड़ित किया है और आज तक अरेस्ट नहीं हुए। तो जब उन घरों में ये हो रहा है तो नीचे वाले घरों में तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हालत होगी। दूसरी में नीचे वाले घरों में फ्राइडे को आती है पुलिस और जबरदस्ती अरेस्ट करके ले जाती है, दबाव बनाने के लिए परिवार के ऊपर। सैटरडे संडे बेटा अंदर सड़ेगा, जो करना कर लो, जैसे करना कर लो, एक्सटॉर्शन बिजनेस चलता है। ये शॉर्ट साइटेडनेस है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको पता है ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ये शॉर्ट साइटेडनेस है। दूसरा, आपकी शॉर्ट साइटेडनेस ये है कि आप एक शॉर्ट साइटेडनेस नहीं है, ये तो हमारा लाजवाब पर्सपेक्टिव है। आपका चश्मा बदलने की जरूरत है और पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। समाज में आज ये आईना देखने के लिए आप तैयार नहीं है। आईना यही है, आईना यही है, और आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी जब आपके बेटों के साथ ये होगा, जब देश के माने जाने ग्रामीण लोगों के साथ, उनके बेटों के साथ ये होगा, जल्दी पता चलेगा। समाधान यही है, जेंडर न्यूट्रल लॉज। अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही थी, क्या पुरुष हस्बैंड जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस है कहीं जा सकता है? कहीं सुनवाई है? कोई ऐसा जगह है? मुझे बताइए, मैं भेजूं, मेरे पास सैकड़ों के केस हैं। कहाँ जाए वो लड़के? मैं बता रही हूँ, प्रियंका जी बता रही। आप इंसिस्ट कीजिए पुलिस को कि वो 182 का केस दायर करे जब भी झूठा कोई केस एलिगेशन लगाता है। आप उसको फॉलो करिए। 10 साल कोर्ट में अगला पागल हो जाता है, फिर कहाँ से जाए पर्जरी का केस डालने के लिए? अब आप कुछ पागल कर देते हैं। 10 साल में पूरे माँ बाप खो देते हैं, सब लोग खुद ही सुसाइड करके मर जाते हैं। आपको पता है 1 लाख पुरुष हर साल आत्महत्याएं करते हैं, जो कि डबल है वुमन से। आप लोगों को आंकड़े तो अभी बताए नहीं मैंने, आपको अभी आंकड़े तो मैंने बताए नहीं है। आंकड़े बताऊंगी तो हैरान हो जाएंगे। 1 लाख, ये डबल है वुमन से। महिलाओं के आंकड़ों से जो मरती है महिलाएं, उससे डबल है। कभी सोचिएगा इस बारे में कि ये 1 लाख ये भी कैसे मर रहे हैं। बरखा जी ठीक है, ठीक, खबर नहीं है भाई, एनसीआरबी का डेटा है, आप पढ़िए तो सही। उस एनसीआरबी डेटा, सुसाइड का डेटा, एनसीआरबी का डेटा देखिए, क्यों पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, डबल है वो वुमन से। अगर महिलाएं प्रताड़ित है तो पुरुष क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शांत देखिए, अब शांत, अरे मैं तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का कोई जवाब। सवाल आपने पूछ लिया, जवाब प्रियंका जी दे रही। आत्महत्याएं कर रहे हैं जी, जवाब प्रियंका जी दे रही। प्रियंका जी बोलिए। ऐसा है कि हमारे पास तो इस बात का भी डाटा नहीं है कि प्रति साल 3 लाख मर्द किसान सुसाइड करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये सेग्रीगेशन कैसे किया कि ये वाले जो मर्द थे वो इसलिए सुसाइड किए क्योंकि उनकी किसान क्या पति नहीं होता? किसान क्या पति नहीं होता? आप मेरे इस बात का जवाब दीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो आत्महत्याएं के केस है वो फैमिली इश्यूज की वजह से मैक्सिमम केसेस हैं, और रेप केसेस का डिस्कशन आप अगली बार रख लीजिएगा। उसमें प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज के ऊपर रेप केसेस दर्ज हो जाते हैं, मैक्सिमम रेप केसेस प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज में। आपने कॉन्सेक्सुअल सेक्स किया, कॉन्सेक्सेस के साथ आपने सेक्स किया और उसके बाद लड़के के ऊपर रेप केस दर्ज करवा दिया। अब उस केस में कब क्या होगा, जिसमें लड़की दूसरे बॉयफ्रेंड को पसंद कर लेती है, वो कोई भी वजह हो सकती है, गुड लुकिंग हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, या और कोई वजह हो सकती है, तब क्या लड़के का रेप नहीं होता? यही है इस देश की सच्चाई। और तभी मैं लगातार बार बार बोल रही हूँ कि सारे वुमेन सेंट्रिक लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाइए, जहां पे पुरुषों को भी न्याय मिले, ट्रांसजेंडर्स को भी न्याय मिले, और महिलाओं को तो मिलना ही चाहिए।
सबसे पहले मिलना चाहिए, लेकिन इनको वंचित मत करिए। ट्रांसजेंडर्स को भी उतना ही जरूरत है न्याय मिलने की, और पुरुषों को भी। इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, इक्वालिटी, रियल इक्वालिटी। प्रियंका जी से मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। एक प्लेटफॉर्म पे आई विश, ये यूटोपियन थॉट है, आई विश ऐसा हो, पर मैं वापस यही कहूंगी कि women are not first class citizens in this country. Men are third class citizens, and men are third class citizens. Women have 50 laws. Women have 50 laws in this country. Men don't have a single law. मानती है या नहीं मानती इस बात को? आप तो वकील है, छोड़िए सारी बातें। आप इस बात बताइए, पुरुषों के लिए कितने कानून है और महिलाओं के लिए कितने कानून है? मैंने तो आपको बता दिया, महिलाओं के लिए 49 लॉज है, दैट इज इक्वल टू 50 मेरे हिसाब से। तो अब पुरुषों के लिए कितने कानून है आप बताइए। फिर आप दो बातें गलत बोली, महिलाओं के लिए 38 लॉज है और पुरुषों के लिए पूरा 49 लॉज है, 49 लॉज है महिलाओं के लिए। ना कोर्ट जाके देखिए और देखिए महिलाओं को क्या रिलीफ मिलता है। अब आप इस पे आ जाएंगे। अब आप, मेरा सवाल तो ये था कि मेंस कमीशन बने या ना बने, बनना चाहिए इक्वालिटी के नाम पे। अगले 100 साल नहीं। दूसरा सवाल ये था कि क्या पुरुषों के लिए कोई कानून है इस देश में? छोटा सा सवाल है। जवाब ले लीजिए प्रियंका जी, जवाब दे लीजिए। मैं दे रही हूँ। आईपीसी की सारी धाराएं मेन के लिए खुली है। इनफैक्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 182। कोई झूठा कुछ भी बोल देंगी तो नहीं चलेगा मैडम, नहीं चलेगा मैडम। आप खोलिए मैडम। पुरुषों के लिए कहीं कोई कानून नहीं है, कोई पटल नहीं है, कहीं कोई पटल नहीं है जहां वो अपनी आवाज रख सके। ये तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद कम से कम देश को ये तो पता चल जाए कि पुरुषों का मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है जो दिन भर दिन बिगड़ रहा है और इसकी वजह से पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक सच सामने आया सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद। अब हम कम से कम मेल मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैडम? हाँ तो क्या हुआ? मुद्दे में जोड़ रही है आप मेरे मेंटल हेल्थ। अरे ये सारी वजहें तो है मेल सुसाइड की। अगर मेल सुसाइड ज्यादा हो रही है तभी तो हमें, पुरुष के लिए अगर कोई कानून होता, अगर कोई समाधान होता पुरुषों के लिए, तो उन्हें सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? आप बताइए। और किसी भी सवाल का जवाब कानून एक भी नहीं है, एक भी कानून नहीं है इस देश में। जाते जाते मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी मैम, टाइम हो चुका है। सुशांत सिंह कौन से कोर्ट जाता? बताइए, सुशांत सिंह के लिए क्या कोर्ट चाहिए थी आपको? सुशांत सिंह को मजबूर किया गया मरने के लिए, सुसाइड की तरफ धक्का दिया गया। मेंटल हेल्थ नहीं होता, क्योंकि आपके सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस को मैं लगातार लिखती रही हूँ। जेपी नड्डा साहब को मैंने हजारों चिट्ठियां लिखी होंगी जहां पे उन्हें बार बोला है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करिए, काउंसलिंग करिए, लेकिन ये कभी नहीं करते। न डेटा है, ना कोई कानून है, ना कोई बजट है। वुमेन पूरा कमीशन है, वुमेन मिनिस्ट्री है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। ना कोई कमीशन, ना कोई मिनिस्ट्री, ना कोई नेता जो इस बारे में बात करे, ना कोई मेंटल हेल्थ बात करे। तो क्या हो गया? तो इसमें आप ये क्या कहना चाहते हैं? रखने दीजिए, आप मत रखिए, आप ठीक से नहीं तो आप कौन होती है बताने वाली कि मैं किसका पक्ष रखूंगी किसका नहीं? क्योंकि मैं इसमें डिफरेंशिएट नहीं करती पुरुष महिला में। मैं मेन आर ह्यूमन टू में बिलीव करती हूँ, और मैं एक ह्यूमन हूँ। मैं महिला बाद में हूँ, मैं पहले एक ह्यूमन हूँ और एक बेटे की माँ हूँ, एक भाई की बहन हूँ। मैं हर भाई का मुद्दा उठाऊंगी, हर बेटे की माँ हूँ, हर बेटे की बात रखूंगी। अभी आपने पिछले साल ही देखा था गुड़गांव में कैसे 12वीं कक्षा का बच्चा आत्महत्या करा। क्यों करी उसने? बॉयज लॉकर रूम के बेटे ने क्यों आत्महत्या करी? अब तो बच्चे भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। फेक डेटा इकट्ठा किया जाता है, फेक डेटा। महिलाएं हैं, फॉरेन फंडिंग की वजह से फेक डेटा इकट्ठा करती है। प्रियंका जी जाते जाते दो शब्द आप। I think I've tried it 3 times now. Yeah, I will only. बरखा जी प्लीज। I am not saying anything. I am not saying anything. ऐसा नहीं हो सकता। प्रियंका जी I am only saying one thing जो मैंने काफी बार रिपीट कर दी। I think 498A की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, और 498A से लेकर 304B का जो सफर है उसमें महिलाएं बहुत वनरेबल हो चुकी हैं आज की डेट में। सो आई रियली थिंक कि 1983 का लॉ शायद आज की डेट में उतना सफल नहीं हो रहा।
और इसलिए 498 है कि प्रोविजंस थोड़ी डाइल्यूट हो गई, और ये डाइल्यूट 2014 से ही हुई है, ये बात भी क्लियर कर दूं, ये आजकल की बात नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस लॉ इज टेकन बैक टू द पार्लियामेंट एंड डिस्कस देयर। एंड अगर बरखा जी की तर्क में भी कुछ दम है, अगर बरखा जी के पास स्टैटिस्टिक्स है, तो आई रियली थिंक द पार्लियामेंट शुड ऑल्सो टेक अप द इशू ऑफ मेंस कमीशन। एंड आई होप ये इक्वालिटी आए हमारे देश में कि मेंस कमीशन सेटअप हो, बिकॉज दैट वुड मीन दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल। बिल्कुल। और फिलहाल इजाजत लेंगे, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, बाय।